और अब बात उस खबर की जिसकी कहानी तो फिल्म से मिलती है लेकिन वो रील नहीं, रियल है। यूपी की द केरला फाइल्स में अब नया एंगल सामने आया है। इस आतंकी साजिश के मामले में पीएफआई कनेक्शन भी उजागर हुआ है और उसका मोहरा बनी दरक्षा ने बचने के लिए अपनी व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। लेकिन योगी फोर्स के साइबर एक्सपर्ट्स अब हर चैट को रिकवर करने में लगे हैं ताकि साजिश का हर सबूत सामने आ सके। प्रयागराज में अंजाम दी गई साजिश का एक और मोहरा रडार पर है, लेकिन तलाश जारी है पूरे खेल के मास्टरमाइंड की। किडनैपिंग, धर्मांतरण और आतंकी साजिश। यूपी की द केरला फाइल्स खुली तो हर कोई हैरान है। फिल्मी कहानी की तरह हकीकत में प्रयागराज की लड़की को केरल में आईएसआईएस तक पहुंचाने के मामले में साजिशों की परतें जैसे जैसे खुलती जा रही हैं, तो साजिश की लेडी सूत्रधार दरक्षा को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासा नंबर 1 यह है कि दरक्षा प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के संपर्क में थी। खुलासा नंबर 2 के मुताबिक दरक्षा दलित नाबालिग से पहले 2 और लड़कियों को केरल भेज चुकी है। और खुलासा नंबर 3 है कि दरक्षा और कैफ के साथ मोहम्मद ताज भी उनके साथ इस साजिश में शामिल है। हर साजिश को डिकोड करेंगे और डिटेल में एक एक खुलासे की पड़ताल भी करेंगे। शुरुआत पीएफआई एंगल से, क्योंकि योगी के सूबे में उस कट्टरपंथी संगठन की बड़ी घुसपैठ हुई है जो अपने मोहरों के जरिए यूपी की बेटियों को आतंकी मॉड्यूल में झोंक रहा है। इस पूरे रैकेट की जो सरगना है दरक्षा, उसको लेकर जो खुलासे हुए हैं उसमें यह पता चला है कि पीएफआई यानी जो प्रतिबंधित संगठन है उसके सदस्यों के संपर्क में दरक्षा थी। और अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है पीएफआई एंगल के साथ साथ विदेशी फंडिंग को लेकर के भी पड़ताल कर रही है। और जांच में इस बात के भी पूरे साक्ष्य के साथ पुलिस को कुछ अहम सुराग जो हैं वो मिले हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उसको फंडिंग भी इस पूरे रैकेट को चलाने में, मदद करने में उसको की जा रही थी। पीएफआई कनेक्शन का खुलासा होते ही पुलिस और एक्टिव हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पिछले 3 सालों में दरक्षा बानो 5 से ज्यादा बार केरल जा चुकी है। लड़कियों को केरल सप्लाई करने के लिए दरक्षा को बाकायदा फंडिंग मिलती थी। कितना पैसा मिला और पैसा देने वाले कौन हैं, ये पता लगाने के लिए अब जांच टीम दरक्षा के बैंक अकाउंट खंगाल रही है। जिन लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी भट्टी में झोंकने के पहले चरण को दरक्षा अंजाम देती थी, उनके बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है कि वो कौन हैं, कब और कैसे उन्हें भेजा गया और फिलहाल वो कहां हैं। आखिर कब से दरक्षा ये ब्रेन वॉशिंग का नेटवर्क चला रही थी और इसके शिकार कैसे इसे पहचान नहीं पाए। योगी के सूबे से बेटियों को ब्रेन वॉश कर ले जाने वाले कोई नहीं बचेंगे। पीएफआई और आईएसआईएस के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो चुका है। अब तक 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें दरक्षा बानो और मोहम्मद कैफ हैं। अभी मोहम्मद ताज नाम के तीसरे शख्स की तलाश में पुलिस केरल तक छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है, इन तीनों में से या फिर कोई और है। जो अभियुक्त एक अभी वांछित है, जिसका नाम ताज मोहम्मद है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए टीमों का गठन भी किया गया है और सर्विलांस के माध्यम से भी जो उसके पॉसिबल लोकेशंस हैं, जहां संभावित लोकेशंस हैं, वहां पे गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। प्रयागराज का ही ताज नाम का फरार आरोपी दरक्षा की बहन का देवर बताया जा रहा है, जो केरल में रहता था। ये भी पता चला है कि जो दरक्षा इस पूरे घटनाक्रम की जो मास्टरमाइंड है, उसने इसके पहले भी 2 बच्चियों को एक तरीके से केरल भेजा है। हालांकि किसके ज़रिए भेजा है, कौन लोग इसमें और शामिल हैं, इसको लेकर के जो पुलिस टीमें हैं वो जांच पड़ताल कर रही हैं। सोर्सेस की अगर माने तो इस पूरे मामले में ताज मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति है जो दरक्षा का रिश्तेदार है। वो इस पूरे रैकेट में उसका एक तरीके से प्रमुख कहें तो मददगार है और उसको लेकर के भी जाँच एजेंसियाँ जो हैं वो पड़ताल कर रही हैं। नाबालिग बच्ची को अगवा कर धर्मांतरण और आतंकी गतिविधियों में शामिल दरक्षा और कैफ के बाद अब ताज की गिरफ्तारी से आतंकी कनेक्शन के कई और किरदार बेनकाब होंगे, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है और तूल भी पकड़ता जा रहा है।
इस साजिश के तार कितने गहरे हैं, इसे ऐसे समझिए कि इस मामले में प्रयागराज पुलिस के साथ NIA, ATS और STF भी जांच करेंगी। बड़ी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। आरोपी दरक्षा खान और मोहम्मद कैफ के बारे में खुफिया जानकारी जुटाई गई है। स्थानीय लोगों के साथ पारिवारिक लोगों से बातचीत के साथ ही उनकी पूरी कुंडली खंगालते हुए गहनता से पड़ताल हुई है। फूलपुर के इस मामले में गहनता से पड़ताल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रयागराज का फूलपुर इलाका पहले भी आतंकियों और साजिशकर्ताओं की पनाहगाह रहा है। साल 2006 में वलीउल्लाह नाम के आतंकी को इसी इलाके से गिरफ्तार किया था। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में हुए आतंकी हमले के मामले में वलीउल्लाह यहां से अरेस्ट हुआ था। 19 साल बाद फिर फूलपुर में आतंकी मॉड्यूल की सक्रियता ने खुफिया विभाग के होश उड़ा दिए। ऐसे में योगी फोर्स और बाकी एजेंसियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आतंकी मॉड्यूल के तार कहां तक जुड़े हैं और PFI का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, इसकी एक एक कड़ी जोड़कर उसे दफन किया जाएगा। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब योगी फोर्स के हत्थे चढ़े मोहरे जल्दी ही सब कुछ उगल भी देंगे, लेकिन जिस कट्टरपंथी गुट PFI के इसके पीछे होने की बात कही जा रही है, उसका काला चिट्ठा भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, PFI का आतंकी संगठनों जैसे ISIS और अलकायदा से कनेक्शन का शक हमेशा से रहा है। PFI के लोगों का गैर कानूनी गतिविधियों, आतंकी फंडिंग में शामिल होने का आरोप भी हमेशा से लगता रहा है। कर्नाटक में तो हिजाब मुद्दे को भड़काने में PFI का हाथ होने का दावा किया गया था, वो भी एक वकील ने किया था। केरल में भी राजनीतिक हिंसा में अक्सर PFI का नाम सामने आता रहा है। देश में कई जगह दंगा, हिंसा, धर्मांतरण में भी PFI कार्यकर्ता पकड़े जाते रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने साल 2022 में PFI को UAPA के तहत प्रतिबंधित किया हुआ है। Z News।